हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर लाए थे जहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हम लोग हर लेक्चर के पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि जरूरी है। तो शुरू करते हैं वहीं से। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या शुरू करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैटर है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास कोई एक मैटर गिवन है, ठीक है। अब इस मैटर के अंदर क्या है, कई सारे एटम्स होंगे, जुम्बा 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 जुम्बा। अब भैया मैटर है तो मैटर के अंदर कई सारे एटम्स होंगे और एक एटम को हम निकाल के बाहर फेंक लेते हैं और इस एटम को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा हो गया एटम, ठीक है। अब इस एटम में क्या होगा, एटम कैसे बनता है कि भैया बीच में कोई न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है ऐसे, और बाहर एक ऑर्बिट लगी होगी, उस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, ये रही ऑर्बिट एटम की, ठीक। और अब इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है या फिर चार्ज ही बोल सकते हो। अब जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज, ये मैंने माइनस इसलिए लगाया, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो जब चार्ज मोशन करेगा ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही तो है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर चार्ज कहीं मोशन कर रहा है तो एक करंट प्रोड्यूस होगी उस चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस चार्ज के मोशन की वजह से करंट तो प्रोड्यूस होगा लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है तो करंट ऐसे भागेगा। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज भी है, या फिर ऐसे बोल लो कि चार्ज ऐसे भाग रहा है तो करंट ऐसे भागेगा, ठीक है, अपोजिट, तो यहां पर करंट भागेगा। अब ध्यान से देखो तो ये एटम एक लूप की तरह नहीं दिख रहा, चारों तरफ से बाउंडेड है, क्लोज है, मतलब चारों तरफ से पैक्ड है ये लूप या फिर ये एटम, देख सकते हो, ठीक है। ये एटम चारों तरफ से पैक्ड है, क्लोज है, तो एक लूप हो गया और इसके अंदर करंट भी भाग रहा तो ये करंट लूप हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं करंट लूप। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करंट लूप। अब अगर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जाके देखोगे, जो हमने लेक्चर्स कई सारे कवर किए उसमें, तो वहां पता चलेगा कि करंट लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। कहने का मतलब करंट लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकती हैं। अब हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है। ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, फिर से देख लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनता है भाई, कोई बार मैग्नेट हम लेंगे। अब भैया इस बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ये भी हमको पता है। भैया अगर हम कोई बार मैग्नेट लें तो इस बार मैग्नेट में क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और हर पोल की खुद की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम मान लेंगे और जो हमारा साउथ पोल है उसकी भी स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम ही मानते हैं, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ, भाई पोल का कितना स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है पोल के अंदर, तो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम और साउथ पोल की भी पोल स्ट्रेंथ हमने मान ली है स्मॉल एम। और ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का टोटल लेंथ हम 2l मानेंगे, तो ये हो गया हमारा 2l लेंथ इस बार मैग्नेट का। अब जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इस मैग्नेटिक डाइपोल का हमने पढ़ा है एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, उसे हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और उसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और उस मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या वैल्यू होती है, एक पोल स्ट्रेंथ को उठाओ, अब दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ, दोनों पोल्स हैं तो दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ तो स्मॉल एम ही है, तो एक उठा लो स्मॉल एम इनटू ये जो बार मैग्नेट का टोटल लेंथ है इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये m इंटू 2l हो जाता है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू I इंटू ए। मान लो इसमें जो करंट भाग रहा है ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, जो इस मैग्नेटिक डाइपोल में करंट भाग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लो इस मैग्नेटिक डाइपोल के एरिया से, ठीक है। भाई ये करंट लूप भी है, मैग्नेटिक डाइपोल भी बन गया। अब समझ में आया। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है तो मैग्नेटिक डाइपोल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा ठीक है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन को हम कैसे निकालते थे, मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए अपना राइट हैंड उठाते थे और राइट हैंड की पाम को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते थे। ये हमारी चारों उंगलियां मिलकर पाम बनाएंगी। तो अगर इस लूप में देखें तो करंट ऐसे भाग रहा, इसी लूप को अगर हम इस प्लेन में लगा दें तो लूप में करंट कैसे भाग रहा, ऐसे जूम
जूम जूम, यानी राइट हैंड की पाम को हम करंट के डायरेक्शन में ले जाएंगे, जूम 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 जूम। तब देखेंगे थंब किधर जा रहा, राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ जा रहा, तो जिस तरफ थंब जाएगा उसी तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन भी माना जाता है। यानी इस केस में यहां पर एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। अब भैया जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम में मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा, मान लेते हैं, फिर इसी एटम में एक और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं इसी एटम का समझाने के लिए। मान लेते हैं यही एटम हमने लिया और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन है, वो भी इधर ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से करंट बनेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने पढ़ा, ऐसे बनेगा अपोजिट, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट ऐसे। यहां पर भी सेम, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा तो करंट भी ऐसे ही भागेगा ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा वही काम, करंट कैसे जा रहा, जूम ऐसे करके, जूम जूम जूम, या फिर इसी तरह लूप को बनाते हैं, ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। चलो भैया देखो, ऐसे जूम 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 जूम, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा, यहां पर भी वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर रहा, ठीक है। करंट इसमें भैया ऐसे जा रहा, इसमें भी करंट ऐसे ही जाएगा। अब सुनो, लूप में करंट कैसे जा रहा है, कुछ इस तरीके से, यानी यही प्लेन है, इस प्लेन पर ये लूप में करंट ऐसे भाग रहा दोनों में, राइट हैंड की पाम थंब ऊपर की तरफ, यानी इस इलेक्ट्रॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2, एटम सेम है, हमने दोबारा बनाया समझाने के लिए। तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ बनेगी, उसको हम मान लिए m1, और इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनी m2, उसको हमने मान लिया हाँ m2। अब जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम होगा, ये एक ही एटम है, हमने दो एटम बनाए समझाने के लिए, ठीक। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम होता है, जो भी हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम होता है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा मैग्नेटिक सम ऑफ टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स बन रहे हैं, उन सभी मैग्नेटिक मूवमेंट्स को ऐड कर लो, वही बराबर होता है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम के तो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन 1 कितना है, m1, और मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन E2 कितना है, m2। तो ये हो गया m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। अब अगर कहीं ऐसा केस आ जाए कि भैया इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो वहां पर कहानी दूसरी हो जाती है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहीं पर हम जो है इसी एटम को हम यहां लेते हैं, फिर से मान लेते हैं ऐसे, जूम जूम जूम, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करा दें और एक करंट ऐसे भगा दें, फिर यहीं पर एक यही एटम लें, फिर एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे भगा दें, इस तरीके से, तो करंट भी इसके अपोजिट ऐसे, तो करंट ये ऐसे भागेगा। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, लूप ये, करंट भी ऐसे, इसकी वजह से, तो राइट हैंड का पाम जूम, थंब आया ऊपर की तरफ, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा वो बनेगा m1। अब इसके लिए अगर हम देखें, इसमें कैसे जा रहा है, ये रहा लूप, करंट ऐसे जा रही, जूम, ये रहा लूप, जूम, करंट ऐसे जा रहा, तो राइट हैंड की पाम को करंट के डायरेक्शन में जूम, थंब आया नीचे की तरफ, यानी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हमारा नीचे की तरफ होगा। भैया दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट्स का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब जब नेट मूवमेंट ऑफ एटम निकालेंगे तो क्या होगा, वो होगा हमारा m1 प्लस, यहां वेक्टर लगा लो m1, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक पे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हो गया माइनस m2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ गया। जब ये केस होता है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये एटॉमिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, या फिर ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे इसमें। अब सुनो, इसी एटम को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बुला रहे हैं, तो यहां पर इस मैग्नेटिक को रिप्लेस करके हम एटॉमिक भी लगा सकते हैं, तो इसको हम एटॉमिक डाइपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस जो हमारा एटम है इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल की जगह एटॉमिक डाइपोल यहां पर बोलेंगे बातों बातों में। तो इसको हम बात बात पे क्या बोलेंगे, यहां पर हम सीख लेंगे आज से, इसको हमें बोलना है
एटॉमिक डाइपोल, ठीक है। और जो एटॉमिक डाइपोल होता है उसे हम ऐसे नहीं दिखाते हैं। जो हमारा एटॉमिक डाइपोल होता है उसे हम इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, उसे हम या तो ऐसे दिखाएंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, या ऐसे दिखाएंगे या फिर हम इस तरीके से, क्योंकि भाई ये गोले में इनके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो ये एटॉमिक मतलब ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं यही एटम्स, तो इनको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे या फिर एटॉमिक डाइपोल बोल देंगे। और एटॉमिक डाइपोल हम कैसे बनाएंगे, इसको हम इस तरीके से बना करके देखेंगे। कैसे? अपने एटॉमिक डाइपोल को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देखना भाई, ये जूम 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 जूम, ऐसे जूम 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनाएंगे एरो की तरह एटॉमिक डाइपोल, ठीक है। तो इसको इरेज करो ना भाई। अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा कि अगर हम नई नई कहानियां बनाए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। चलो भाई, हो गया क्या? ऐसे ही दिखाएंगे। अब एटॉमिक डाइपोल हो चुका है ये, ठीक है। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई फटाफट, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गया था तो कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं बनेगा। यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं हुआ, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट एड अप हो गए तो एटॉमिक डाइपोल बनेंगे, ठीक है। हटा दे क्या? 1 2 3 4 हो गया, हटा दे। चलो भाई, जूम 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 जूम, इसको रहने देते हैं, काम आएगा। जूम 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 जूम। हाँ भाई, तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट देखेंगे कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो एटॉमिक डाइपोल्स बनाते हैं। ये पहला, जैसे पैरामैग्नेटिक में भी बनते थे एटॉमिक डाइपोल, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरीके से जो हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होती हैं, जो भी हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल लो, वो एटॉमिक डाइपोल्स बनाते हैं जैसे पैरामैग्नेटिक बनाता है। क्यों एटॉमिक डाइपोल बनाते हैं मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता, जिसकी वजह से इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो वो ऐसे सब्सटेंस जिनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 से ज्यादा बन जाए तो वो फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये कहलाएंगे फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या फिर बोल लो भैया मटेरियल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। कैसे? यहां हम लिख लेते हैं, पहला पॉइंट है ये हमारा कि क्या देयर आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव एटॉमिक डाइपोल्स, भैया ये एटॉमिक डाइपोल्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं कि जो भी हमारे फेरोमैग्नेटिक ठीक है, मटेरियल्स बोल लो, सब्सटेंसेस बोल लो, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या लिख सकते हैं? हैव एटॉमिक डाइपोल्स, हैव एटॉमिक डाइपोल्स, just looking like, have atomic dipoles just like पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। भैया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में तो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, उसी तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में भी एटॉमिक डाइपोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो जिस तरीके से मतलब बता दिया है, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, मैंने तिरछा लिख दिया क्या? चलो सही, हाँ। तो ये भी हमने देख लिया भैया, देख लो, खुद ही देख रहे हो, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कभी 0 नहीं होगा एटम का, देख रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैंसिल नहीं होता यहाँ, ठीक है। सारे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं थोड़ा थोड़ा, यानी कि जो हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसी भी एटम का, किसका? फेरोमैग्नेटिक एटम का, वो कभी भी क्या होता है? वो कभी भी 0 के बराबर, बड़ा गंदा लिख दिया, फिर से लिखते हैं। जो भी हमारा एम नेट होगा एटम का, जो भी हमारा एम नेट होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। एम नेट हमारा हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। वैसा तो न्यूक्लियस भी मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं,
एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट में न्यूक्लियस का भी मैग्नेटिक मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इतना छोटा कंट्रीब्यूशन होता है कि हम उसे गिनते ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? चलो भाई तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को बनाया। अब हम एक और पॉइंट इसी में देख लेते हैं। ये तुम समझ गए भाई? ठीक है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ बन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में थे, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट बनी, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ आगे जीरो से बड़ा रहेगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसी वजह से ये एटॉमिक डाइपोल्स बनाते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ही कैंसिल हो जाता तो ये एटम मैग्नेटिक डाइपोल कहलाते हैं ना, और जब मैग्नेटिक डाइपोल ही नहीं कहलाएंगे तो एटॉमिक डाइपोल कहेंगे। याद करो, बताया था मैग्नेटिक डाइपोल किसी काम का नहीं जब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ही ना बने, तो काहे का मैग्नेटिक डाइपोल हो, और जब वो मैग्नेटिक डाइपोल ही नहीं है तो काहे का एटॉमिक डाइपोल। लेकिन यहां पर कहानी कुछ है, यहां मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा है एटम्स का, इसका मतलब ये मैग्नेटिक डाइपोल्स है, और मैग्नेटिक डाइपोल्स को हम एटॉमिक डाइपोल्स भी बुला सकते हैं। तो ये हमारे हो गए एटॉमिक डाइपोल्स। तो हमने प्रूफ कर दिया क्यों एटॉमिक डाइपोल्स बनते हैं, यानी कुछ ये इस तरीके से रहेंगे, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ये रहे एटॉमिक डाइपोल्स, ऐसे दिखाएंगे, जुम्बा जुम्बा जुम्बा। हम हाँ चलो भाई, अब एक और हम चीज देखें कि जो हमारे एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, एटम के, मतलब कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसका एक एटम निकाल फेंको, अब उस एटम के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स होंगे वो सभी अलाइन करते हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब वो सेम डायरेक्शन में भागते हैं सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल्स। लेकिन एक ट्विस्ट आया कि भैया एक स्मॉल वॉल्यूम में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसमें सारे डाइपोल्स अलाइन करेंगे, लेकिन एक स्मॉल डोमेन में। क्या बोल रहे हो, समझाते हैं। मान लो भाई यहां पर हम बनाते हैं जिंग 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 जिंग, यहां पर जूम जूम, यहां पर नहीं, यहां बनाते हैं इस एग्जांपल को, हाँ यहीं पे देखो, मान लेते हैं इसको इरेज कर देंगे, समझ तो गए? अच्छा चलो ठीक है, सुनो, यहां पर हमने लिया यहां पर हमने लिया कोई फेरोमैग्नेटिक मैटर का सैंपल, यानी एक एटम ले लिया, ठीक। तो क्या होगा, जो हमारे डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में अलाइन करके भाग रहे हैं ना पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वो स्मॉल डोमेन्स में भागेंगे, मतलब एक ही उनका खुद का किला हुआ डोमेन है भैया, हमारा राज्य, अपने राज्य में ही भागेंगे। क्या बोल रहे हैं, समझा? कैसे भागेंगे पता है? ये है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल। तो ऐसे जूम जूम, हमने यहाँ पर 4 ही कमरे बनाए हैं, रियलिटी में एक एटम के अंदर लाखों करोड़ों कमरे होते हैं। अब भैया मैं नहीं बना सकता उतना ना, इरेज तो कर दिए, बेकार बना था। सुनो, जूम 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 जूम, ठीक है, जूम जूम। अब सुनो भाई, तो ये बन गया हमारा सैंपल। तो सुनो, एक जो हमारे एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में भाग रहे हैं इन स्मॉल डोमेन्स में, पर यूनिट वॉल्यूम में भागे, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, अपना खुद का वॉल्यूम है, और स्मॉल डोमेन्स में, ये डोमेन ही तो है, ये एक अलग डोमेन, ये एक अलग डोमेन, ये अलग डोमेन, ये डोमेन मतलब कि खुद का अपना अपना छोटा छोटा टुकड़ियों में ये अलाइनमेंट कर रहे हैं। एक डोमेन के डाइपोल्स मान लो अगर ऐसे मूव कर रहे हैं, जूम, ऐसे कुछ इस तरीके से, जूम जूम, ऐसे, ठीक है, तो दूसरे वाले डोमेन के जो एटॉमिक डाइपोल्स होंगे वो किसी अलग डायरेक्शन में अलाइन हो रहे होंगे, समझ रहे हो? मतलब मान लो ऐसे जूम जूम जूम, इसके क्या होंगे, ये भी अपना अलग मस्ती में, इनका जो इस डोमेन के एटॉमिक डाइपोल्स होंगे वो भी अपना एक अलग ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे होंगे, लेकिन ये है कि सभी का आपस में सेम डायरेक्शन होगा। हाँ, डोमेन्स अलग है तो उनका डायरेक्शन अलग हो सकता है, कि मान लो यहां का एटॉमिक डाइपोल ऐसे भागेगा, इस डोमेन का एटॉमिक डाइपोल ऐसे भागेगा, लेकिन आपस में ये सब सेम में होंगे। देखो ये इस डोमेन में सारे के सारे ऊपर, इस डोमेन में सारे के सारे दाहिने तरफ, ठीक है। अब एक ये वाला भी डोमेन है, तो इस डोमेन में एटॉमिक डाइपोल्स मान लो ऐसे भागेंगे, जूम जूम जूम, और यहां पर आए, यहां पर भी एक डोमेन बन रही, ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा, एटॉमिक डाइपोल अलाइन कर रहा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इस डोमेन में। कैसे, इस तरीके से मान लेते हैं, जूम जूम जूम, ठीक है। तो हर एक डोमेन में, ये क्या है भैया, ये हमारा डोमेन तो ही तो है, ये क्या है, ये हमारी डोमेन है, समझ रहे हो? डोमेन मतलब आप समझे, डोमेन मतलब कि सब ने अपना अपना राज्य, अपना अपना किला बना रखा है कि हम इतने में मूव करेंगे, तुम इतने में, तुम इतने में, तुम इतने में, ठीक है, उसी को बोलते हैं डोमेन। कि एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं कि भैया डोमेन, मतलब एटॉमिक डाइपोल्स
आर अलाइंड इन अ सेम डायरेक्शन इन अ यूनिट वॉल्यूम, उसी को बोलते डोमेन। कि यूनिट वॉल्यूम में मोशन तो करूंगा, मैं बोल रहा है यूनिट वॉल्यूम में मोशन करूंगा, लेकिन अपनी खुद की डोमेन बना के। पैरामैग्नेटिक में कैसे एटॉमिक डाइपोल्स मोशन करते थे, वहां पर कोई डोमेन नहीं बनती थी। ऐसे लिया मैटर, जूम जूम जूम, सब के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ता था। जूम 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 जूम, और ऊपर से बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, तब जाके सारे के सारे एटम्स एक डायरेक्शन में अलाइन करते थे। यहां एक्सटर्नल फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही मोशन करते रहते हैं, ठीक है। यहां तो एक्सटर्नल फील्ड लगाओ, जिसको हम कैपिटल एच बोलते हैं पैरामैग्नेटिकली। यहां अपना खुद का अलग अलग किला बना हुआ है। यानी इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मेरे भाई हम लिख सकते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, पता चला मेरी मेहनत खराब हो जाए, नहीं, हाँ ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था, 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की, पता चला कैमरा ही ऑन नहीं था, बहुत रोना आया खैर उसमें। पढ़ा, हाँ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे एटॉमिक डाइपोल्स। जो भी हमारे एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन। भाई जो हमारे एटॉमिक डाइपोल्स है वो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। एटॉमिक डाइपोल्स आर अलाइंड, एटॉमिक डाइपोल्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, इन सेम। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट, ट्विस्ट, ठीक है। एटॉमिक डाइपोल्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन बट इन यूनिट वॉल्यूम्स, इन यूनिट वॉल्यूम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं डोमेन्स, डोमेन्स, ठीक है, डोमेन्स। एटॉमिक डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, लेकिन यूनिट वॉल्यूम्स में, जिनको हम डोमेन बोलते हैं। ये एक अलग डोमेन, ये एक अलग डोमेन, ये एक अलग, ये अलग, हर डोमेन में अपना एक खुद का डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन एक और चीज आई कि मान लो ये तो भाई ठीक है, बिना एक्सटर्नल फील्ड लगाए भी अच्छी खासी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन अगर हम मान लो एक्सटर्नल फील्ड लगाए तो क्या क्या कहानी यहां पर बन सकती है, ठीक है। तो अगर हम इसी को फिर से बना या फिर इसी में समझा लेते हैं कि अगर हम ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फील्ड लगाएं, कुछ इस तरीके से हमने जो है ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फील्ड लगाई, ठीक है, हमने एक ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फील्ड लगाई। इस डोमेन को हटा दें क्या, अभी समझ तो गए हो, ठीक है, यही डोमेन है, ठीक। सुनो, अगर हम ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा पता है, जो डोमेन के एटॉमिक डाइपोल्स एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होंगे वो धीरे धीरे ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएंगे, उनकी लेंथ बढ़ती जाएगी। और जो एटॉमिक डाइपोल्स इस एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है या फिर इसकी डायरेक्शन में ना होकर के किसी और डायरेक्शन में है, वो धीरे धीरे छोटे होकर खत्म होते जाएंगे, समझ रहे हो। और अंत में किसका वर्चस्व होगा, किसकी एक सत्ता होगी, उसकी जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज नहीं कर रहा। इसे कहते हैं ना कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं, तो एक्सटर्नल फील्ड में रह के एक्सटर्नल फील्ड से बैर नहीं, नहीं, एक्सटर्नल फील्ड में रह के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बैर नहीं लगा सकते। तो इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा डोमेन के एटॉमिक डाइपोल्स हैं, ये सारे। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और ये धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म होते जाएंगे। लेकिन ये कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में आ सके, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा जूम। लेकिन ये छोटे होते चले जाएंगे, ये उतना ही बड़ा। तो यही हम फिर से बना, थोड़ा इस बार बड़ा बना दिए समझाने के लिए, ठीक है। तो यही मैटर हम यहां पर लाएंगे, ठीक, जुम्बा 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 जुम्बा। अब यही एटॉमिक डाइपोल्स एक्सटर्नल फील्ड लगा पाकर और बढ़ते गए, तो ऐसे ये और बढ़ता गया, जुंग जुंग जुंग। ये कोशिश करेंगे एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में जाने का, तो ये कुछ इस तरीके से मान सकते हो, बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे जुंग, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनना चाहेंगे ये, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड में जा सकें, लेकिन ये जा नहीं पाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कोशिश करेगा अपनी तरफ से, ऐसे तो ऐसे एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, ऐसे जुंग जुंग जुंग। ये इधर है तो एक्सटर्नल फील्ड ऊपर की तरफ, तो ये भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन छोटा हो जाएगा इसका लेंथ। मैं छोटा लेंथ नहीं बनाया, मुझे माफ करना ओम साईं नाम।
सही बना है? चलो कुछ इस तरीके, इसको हटा देते हैं। हाँ ऐसे जूम जूम जूम, मतलब इसकी लेंथ नहीं बढ़ी, ये पावरलेस होता गया और इसका वर्चस्व बढ़ता गया, देख रहे हो, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर ये भी सोचा एक्सटर्नल फील्ड की तरफ मूव करें, लेकिन भैया एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में तो तुम पहले से थे नहीं, तो इतना खास इसको लाभ मिलता नहीं, ऐसे मूव सोचता है करूं, लेकिन छोटा ही रह जाता है। ठीक है, मान लो पहले 3 थे तो अब 2 बचेंगे और खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी एक काट ही लो तुम। ठीक है, तो ये हो गया, खत्म हो गया। ये नीचे की तरफ है तो ये भी कोशिश करेगा थोड़ा सा हम मूव करें एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, लेकिन ये मूव नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे और ये उतना ही ज्यादा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे ये वाले डोमेन के एटॉमिक डायपोल्स थे वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, और ये जो हमारे एटॉमिक डायपोल्स थे ये घटते गए, और एक समय ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होने की वजह से ओवरऑल जो हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, इसी का वर्चस्व होगा, जूंगा 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 जूंगा, एकाकी, अकेला डॉट, ये सब खत्म हो जाएंगे, अंत में यही भर बचेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड जिस डायरेक्शन में भैया लगा रहे हो उस डायरेक्शन में जिस डोमेन के एटॉमिक डायपोल्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, वो मैग्नेटाइज ज्यादा होंगे, और जो इधर उधर डायरेक्शन में है वो उतना ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, और जो मेन इस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में है वही भर यहां पर बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारी कहानियां बनती हैं भैया, ये एटॉमिक डायपोल्स का पूरा सिस्टम बन करके आता है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड लगी, एटॉमिक डायपोल्स वगैरह बने। ठीक है, तो इसे भाई नोट करो मेरे टर्म, 1 2 3 4 हो गया भाई, पक्का, M1 प्लस M2 M3 प्लस M4। ठीक है, समझ रहे हो कहीं भाई चीजों को, इस तरीके से कहानियां बनती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को देखेंगे कि आखिर हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज आखिर होंगी। ठीक है, हटा दे भैया, हटा दे पक्का भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शुरू करें क्या, शुरू कर दो भैया। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। ठीक है, आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ नई नई चीजें देखते जाएंगे। ठीक है, इसको हटा दें क्या, एटॉमिक डाइपोल्स बन रहा है ये, अच्छा ये वाला काम आएगा, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक, हाँ लिख देते हैं इसको पहले से ही। हाँ क्या है, एटॉमिक डाइपोल्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, लिखे रहो, इसे लिखे रहो, बट इन यूनिट वॉल्यूम्स, भैया खुद का एक यूनिट वॉल्यूम, तो लिखे रहो भाई, काम बनेगा इन यूनिट वॉल्यूम्स। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास एटॉमिक डाइपोल्स होता है। ठीक है, तो एटॉमिक डाइपोल्स ये बनाएंगे। अब एक तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट क्या है भैया, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की भी तो बात करेंगे। ठीक है, क्या कि भाई इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भैया बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी लार्ज। ये क्या है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको हम, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, वेरी लार्ज। ठीक है, तकरीबन कितना भैया, +10⁻³ में होता है, समझ रहे हैं। फिर पैरामैग्नेटिक का -10⁻³ होता था, ये +10⁻³। मतलब अगर ध्यान दो, अच्छा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है कि मान लो भाई हमारे पास कोई एक बताया है मैंने अच्छे से, एक कोई मैटर है, उस मैटर में कई सारे एटम्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हमने बाहर से लगाई एक्सटर्नल फील्ड, बाहर से हमने मान लो एक्सटर्नल फील्ड लगाई 15 एम्पियर मीटर इनवर्स की। अब भैया अगर ये 15 एम्पियर मीटर इनवर्स में से अगर ये 10 एम्पियर मीटर इनवर्स, अगर ये 10 एम्पियर मीटर इनवर्स की एक्सटर्नल फील्ड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो एक अच्छा सब्सटेंस है। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी मटेरियल की, वो बाहर से आने वाली एक्सटर्नल फील्ड को उतना ही एब्जॉर्ब करेगा अपने में, यानी उतना ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल बनता है वो। ठीक है, इसका अगर जीटा जितना ज्यादा होगा, क्या जीटा, ठीक है,
जीटा को ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और एक हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू जीटा एच। भैया मान लो यहां पर कोई एक, फिर से वही हमने मैटर माना, अब मैटर के अंदर एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं, ठीक है, हमारे एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं। बाहर से हमने लगाई एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और एक्सटर्नल फील्ड को लगाने की वजह से सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इसका मतलब इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, कि सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। और मैग्नेटाइजेशन को हम आई से डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को एच से, ये हमने पढ़ा। और ये दोनों आपस में डायरेक्टली बढ़ते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड जितना ज्यादा बढ़ाओगे डाइपोल्स का अलाइनमेंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो यहां से जीटा की वैल्यू हमने मान लिया कितना, 1000, और अगर हम एक्सटर्नल फील्ड भी तकरीबन 1000 लगा दें तो हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो तकरीबन कितनी आ जाएगी, सॉरी जो हमारे क्या बोलते हैं डिंग 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 जो हमारे जीटा की वैल्यू है वो भी 1000 इंटू एच भी 1000, तो मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ 10⁶। देख रहे हो, कहने का मतलब जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा वो कितना होगा 1000 इंटू 1000, और जो हमारा टोटल मैग्नेटाइजेशन होगा वो 10⁶ में होगा, 10⁶। कितना तगड़ा मैग्नेटाइजेशन, जरा सा एक्सटर्नल फील्ड लगाया तगड़ा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज। एक इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी भी होता है, वो तो भैया बहुत बहुत ज्यादा एक से बड़ा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। ये हो गई कहानी, ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड, ये हमारा मैग्नेटाइजेशन। रिलेटिव परमिएबिलिटी एक से बहुत बड़ा, क्यों, क्योंकि म्यू आर की क्या वैल्यू होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी की, 1 प्लस जीटा। अब 1 में भैया तुम कुछ 1000 जितना ऐड करोगे तो तकरीबन म्यू आर की वैल्यू क्या है, एक से तो बहुत ज्यादा बड़ी आ गई, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है तकरीबन 1000 से ऊपर या 1000 के पास तक हो जाएगी, इतनी ज्यादा। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है पता है, कि मान लो वैक्यूम में अगर 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड बनी, टेस्ला एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर वैक्यूम में 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड बनी तो मान लो मीडियम में गए तो मीडियम में वही मैग्नेटिक फील्ड 40 टेस्ला बन गई, तो वैक्यूम से मीडियम में जाने पर मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना बढ़ा, यही जो 4 गुना बढ़ा यही रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, ठीक है। चलो ये सब हमने पढ़ा अच्छे से पिछले लेक्चर्स में, तो इसे नोट करो भाई। तो हम कुछ और टर्म्स देखते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी देख ली, जीटा देख लिया, ठीक, ये भी हमने देख लिया, एटॉमिक डाइपोल्स वगैरह जो बन रहे हैं, ठीक। इसको नहीं रेस करेंगे, काम देंगे, चाहिए रेस कर देंगे, हो गया, हटा दे भैया, पक्का हटाने जा रहा हूं मैं, ठीक है, नोट कर लो, हटाने जा रहा हूं मैं। चलो तो अब हम देखेंगे कुछ दूसरे पॉइंट्स, ठीक है। कि हमारे जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ जाना पसंद करते हैं, कि कहीं अगर वीक फील्ड है तो ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ ज्यादा जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीक फील्ड में रहना पसंद नहीं करते हैं, सेम फेरोमैग्नेटिक की तरह, ठीक। ये कभी भी वीक फील्ड में नहीं रहना चाहती हैं, ठीक है, ठीक है, जुम 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 जुम, ठीक है। इसको रहने देते हैं अभी। क्या था हमारा ये तीसरा, चौथा पॉइंट है ना, चौथा ही, चलो चौथा ही होगा, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं हमारा 4th पॉइंट, ये पहला दूसरा पढ़ा है तो कंफ्यूज ना होना, अभी रेस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे जो दीज मटेरियल, जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, दीज मटेरियल्स, ये जो भी हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, दीज मटेरियल्स ऑलवेज, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज मूव फ्रॉम, कहां से कहां मूव करते हैं, ऑलवेज मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। ये हमेशा वीक फील्ड से, वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, ये हमेशा वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ जाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी भी ये वीक फील्ड में मोशन नहीं करेंगे भैया। मान लो कहीं 15 टेस्ला की हमने जो है 15 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जूम जूम, मान लो यहां हमने 15 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगाई, टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, और कहीं हमने लगाई
50 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो कहां से कहां मूव करने की कोशिश करेगा। जो हमारा ये मान लो फेरोमैग्नेटिक मैटर का सैंपल है, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। अगर ये हाँ, तो अगर हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई सैंपल है तो यह हमेशा क्या करेगा, यहां से यहां की तरफ मोशन करेगा, वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड की तरफ। ठीक, समझ गया चीजों। हटा हटा दे इस डायग्राम को, यहीं पे चौका चौका पॉइंट लिख लेंगे ना हम अपना, इसको देख लो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। ठीक, हटा दे, हो गया। चलो ठीक है, अब सुनो एक लास्ट पॉइंट यहाँ, उसके बाद क्यूरीज लॉ इसमें देख लेंगे और कहानी हमारी खत्म हो जाएगी भैया। क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर तो बहुत ज्यादा डेंस होगी, बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, मतलब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस मटेरियल के अंदर होंगी, लेकिन जैसे हम मटेरियल के बाहर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स ठीक है मच डेंस, बहुत ज्यादा डेंस हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स मच डेंस, ठीक है, इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी चीजें, मतलब भैया जैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अंदर की तरफ जाते हैं, तो अगर हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाई है तो उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी इनसाइड, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं मटेरियल के, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी उतनी ही कम होती जाती है। भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स मच डेंस इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बट बिकम्स लेस डेंस आउटसाइड द मटेरियल, लेकिन बाहर जैसे ही जाओगे भैया बट बिकम्स मच लेस, बहुत ही कम हो जाता है डेंसिटी, बट इट्स डेंसिटी। ठीक है, बट लिख लो मटेरियल्स डेंसिटी, मतलब मटेरियल की डेंसिटी। कौन सा मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, बट मटेरियल्स, ठीक है, जो हमारी मटेरियल की डेंसिटी है, मटेरियल डेंसिटी बिकम्स मच लेस, बहुत ही कम हो जाती है, बिकम्स मच लेस आउटसाइड द मटेरियल, मटेरियल के बाहर इसकी डेंसिटी, मटेरियल के बाहर इसकी डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, डायग्राम बना के दिखाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है ठीक है, तो अपने मटेरियल को बनाते हैं। ठीक है, यहां पर बनाए, अब हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगी कहानी, ऐसे मान लो ज़ूंगा 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 ज़ूंगा, ये क्या, ये छी। अब देखो अगर ध्यान से, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, ये जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जो बन रही हैं, ठीक है, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, अगर इनकी डेंसिटी मटेरियल के इनसाइड देखो तो कितनी है, एक, सॉरी यहां से 1 2 3 4, अंदर कितनी है, कई सारी लाइंस, 1 2 3 4, ये भी तो अंदर ही है, तो 1 2 3 4 5, अगर हम मटेरियल के अंदर देखें तो 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, और जैसे ही हम बाहर जाते हैं मटेरियल के, ठीक है, तो बाहर कितनी अंदर कितनी डेंसिटी है, 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और अंदर कितनी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 5, इतना ज्यादा डेंस, और बाहर 1 2 खाली 2, तो यहीं से देख सकते हो कि इनसाइड कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और आउटसाइड कितना कम। ऐसा इसलिए है, किस लिए है भैया, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन अंदर की तरफ जब होता है, जब ये मटेरियल लगाते हैं हम जुपुर जुपुर जुम, और यहाँ पर डाइपोल कुचुक टुक कुचुक टुक कुचुक टुक कुचुक टुक ऐसे डिंग 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 डिंग, यहाँ से एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, तो हम जैसे ही बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो ये डाइपोल्स मान लो ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो डाइपोल्स जब मूव करेंगे तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे। अब मान लो हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ले जा रहे हैं, तो ये भी तो अपोज करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यहीं तक समझो।
इसको देख लो भैया, तो क्यूरीज लॉ की कुछ कहानियां लिखेंगे। अगर हम टेम्परेचर को लगातार बढ़ाते रहें, जो हमारे मटेरियल का टेम्परेचर है उसको हम अगर लगातार बढ़ाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी कि नहीं भाई? जब तुम्हारी टेम्परेचर बढ़ा दोगे अगर आप, तो एटॉमिक डाइपोल्स क्या होंगे, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर मोशन आएगा, तगड़ा थर्मल एनर्जी मिलेगी, उनको, और वो टिक 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 इधर उधर मोशन करना शुरू कर देंगे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब ज्यादा शो होगी? जब सारे डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में घूमे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया, डाइपोल्स इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से डाइपोल्स का डायरेक्शन बदल गया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोस्तों चलो इसको नोट करो तो बताएं। पूरा ये कहेंगे भाई हो क्या क्या 1 2 3 4 नोट कर ले प्यारे बच्चे। हटा दे, चलो भाई हटाने जा रहा हूं मैं, हटाने जा रहा हूं भैया। चलो जुपुर जुपुर डम डम डुपुर डुपुर डम डम डुपुर डुपुर, क्या करेगा। चलो भाई अब हम देखेंगे एक लास्ट पॉइंट जहां पर हम क्यूरी लॉ को डिस्कस करेंगे। क्यूरी लॉ ये कौन दिया था सर? ये लॉ मैंने, नहीं सर आप तो चूरी आप नहीं, मैंने दिया लॉ, नहीं आप, अरे ठीक है। तो हम देखेंगे भैया क्यूरी लॉ की कहानियां। पल पल यादों में मरता, अरे यार मिट जा, ठंडी का मौसम बहुत घटिया होता है भाई, चीजें यूज नहीं होती यहाँ, क्यूरी लॉ बनते बनते रह जाता है। ठीक है, ठीक है क्या? बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, तो भैया हमने क्या बताया कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वहां पर कुछ जादू देखने को मिलेगा। जादू ये देखने को मिलेगा कि जो अब तक फेरोमैग्नेटिक था उसको तुमने बर्बाद करके पैरामैग्नेटिक बना डाला। क्यों भैया? टेम्परेचर बढ़ा दिया, डाइपोल्स जो सारे एक डायरेक्शन में भाग रहे थे वो इधर उधर भागने लगे, सारे के सारे डाइपोल्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तितिर बितिर हो गए, जिसकी वजह से सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म होती जाएंगी और उसकी वजह से दोस्तों वहां पर क्या बनेगा? वहां पर पैरामैग्नेटिक बनेगा। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वही पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल और घटिया मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बनती हैं। मान लो हमारे पास कोई, वही हमने सैंपल लिया है, ठीक है, ऐसे जुपुरजुंग, ठीक है। हाँ, मान लो शुरू में ये बढ़िया मस्त सारे के सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अच्छा खासा एक्सटर्नल फील्ड लगा था ऊपर से, जिसको हम एच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भैया? ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, यहां पर सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो अच्छा खासा मैग्नेटाइजेशन हो गया। मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी क्योंकि सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया तगड़ा सा मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यहां पर हो गया तगड़ा सा मैग्नेटाइजेशन। अब हमने कहा कि अगर हम खुराफात करें, अगर हम इस मटेरियल का जो, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो हमने सैंपल लिया, अगर इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो क्या होगा? हमने कहा इसके टेम्परेचर को बढ़ा दो, ठीक है, इंक्रीज द टेम्परेचर। हमने कहा बिगिन लाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर, और फिर देखो क्या खेल होता है। टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, अब तुम भैया एक्सटर्नल फील्ड लगाओ, कुछ नहीं होगा। अलाइनमेंट, जो सारे डाइपोल्स आराम से मस्त एक डायरेक्शन में भाग रहे थे वो इधर उधर भागने लगेंगे। कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा, कोई कोई इधर भाग रहा, कोई ऐसे भाग रहा, कोई उधर, कोई इधर। अब जो है ये खराब हो गया। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था उसके सारे डाइपोल्स इधर उधर तितिर बितिर हो गए। टेम्परेचर बढ़ा दी, एटॉमिक डाइपोल्स का थर्मल एनर्जी बढ़ गया, मोशन करने लगे, इसकी वजह से सबके डाइपोल्स का डायरेक्शन इधर उधर तितिर बितिर हो गया, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन बहुत कम हो गया। मैग्नेटाइजेशन को हम आई भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन को हम आई भी बोलते हैं, यानी इसका आई बहुत कम हो गया। इसका मतलब जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं डाइपोल्स का अलाइनमेंट
घट जाता है, सेम डायरेक्शन में नहीं भागती, जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है, इस जिसकी वजह से क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमने लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस किया है, जहां हमने बताया था कि ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक से अच्छा मटेरियल नहीं है। तुम भाई इसी से अंदाजा लगा लीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए प्यारे बच्चों कि जीटा की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फेरोमैग्नेटिक के लिए 1000 तक होती है, वहीं जगह हमारे लुल्लू पैरा फेरोमैग्नेटिक के लिए 1000 प्लस 1000 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और पैरा के लिए क्या होता है भैया, -10⁻+3 -1000। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूरीज लॉ। यहां हम लिखेंगे क्यूरी लॉ। ठीक है, क्यूरीज लॉ, क्यूरी लॉ। ठीक है, ये लॉ किसने दिया, हमने नहीं, हमने दी। मैं कोई क्यूरी साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था भाई, महान साइंटिस्ट थे वो लोग, हम क्या देंगे। ठीक है, तो क्यूरी लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो भैया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कि भैया हमारे पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, उसके टेम्परेचर को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंटोटीमा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, भैया अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, जादू होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यही सब होगा, डाइपोल्स का अलाइनमेंट इधर उधर तितिर बितिर हो गया। ठीक है, ठीक है, डाइपोल्स गॉट थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी पा जाएंगे, थर्मल एनर्जी पाने के बाद क्या होगा, थर्मल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एंड गॉट स्कैटर्ड, इधर उधर फैल जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, एंड गॉट स्कैटर्ड, या फिर बोल लो सैटर्ड, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, सैटर्ड गेट एंड गॉट सैटर्ड, ठीक है, सैटर्ड हियर एंड हियर, सैटर्ड लिख लें, ठीक है, इधर उधर बिखर जाए, सैटर्ड का मतलब, and got shattered due to which मैग्नेटिक प्रॉपर्टी become very less, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तकरीबन तब, क्योंकि डाइपोल से लाइन नहीं सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटाइजेशन खत्म तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, एनर्जी एंड गॉट shattered ड्यू टू which material losses, ठीक है, losses its फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेक पैरामैग्नेटिक बोल सकते हो, फेक है ना भाई, रियल में तो फेरो ही था, एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा एक और कहानी सुनो, ये किसी एक टेम्परेचर पे होगा, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होती गई, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर ये फेरोमैग्नेटिक पैरा में कन्वर्ट होगा। जैसे अगर हम कोई आयरन का मटेरियल लें, मान लें हमारे पास कोई एक आयरन मटेरियल का सैंपल था, ये हमारा क्या है, आयरन है, तो इसके लिए वो टेम्परेचर कौन सा है जिस टेम्परेचर पे ये फेरो से पैरा में बदलेगा, ये इसके लिए वो टेम्परेचर है 1043 केल्विन, और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जाने के बाद फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और यही है क्यूरी लॉ। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, क्या है ये, T3, ठीक है,
ये है क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। द टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। दैट टेम्परेचर इज क्यूरी टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। दैट टेम्परेचर इज क्यूरी टेम्परेचर, उसी को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर, जिसको हम टीसी से जोड़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा भैया, यानी आयरन के लिए क्या हो गया? ये देखो, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, टेम्परेचर मिला तो ये बदल गया पैरा में। कब बदलेगा पैरा में? क्यूरी टेम्परेचर पर, टीसी, आयरन के लिए जो कि 1043, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको हटा देंगे, समझ तो चलो यहीं लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो क्यूरी पूरा इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? ये बनता है जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टीसी। सुनो, जहां पर जीटा क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई? हाँ ठीक है। हाँ, जीटा हमारा क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये हमारा क्या है? क्यूरी कांस्टेंट है। सी हमारा क्यूरीज कांस्टेंट है, जिसकी कुछ वैल्यू होगी। टी क्या है? टी से तो समझ में आया, क्यूरी टेम्परेचर भैया, वो टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये टी क्या है? ट्विस्ट कि तुम अब भी नहीं माने, कहे इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे भैया कि फेरोमैग्नेटिक को पैरा में बदले, संतुष्टि नहीं, इसे और बर्बाद करना चाहते। कह रहे भैया फेरो को पैरा नहीं डाया में बदलो। तो जब भैया इसी फेरोमैग्नेटिक को पैरा में बदले तो टीसी पे हुआ, क्यूरी टेम्परेचर पे। फिर तुमने कहा नहीं, इसको और खत्म करेंगे, और टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो वो टेम्परेचर बात होता है क्यूरी टेम्परेचर का। इस टेम्परेचर पे मटेरियल डायामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। इस टेम्परेचर को देने के बाद पैरा से डाया में सीधा कन्वर्जन। मान लो टी हमने जो है कितना रख दिया? टी हमने मान लो इसको तकरीबन 1000 मान लेते हैं, कैलकुलेशन में बहुत आराम रहेगा। इसको भी हम तकरीबन 1000 मान सकते हैं। अब सुनो टी क्या होगा? बशर्ते हर केस में इन 1043 या 1000 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये कौन सा टेम्परेचर है? जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होने के बाद जब और टेम्परेचर बढ़ाओगे, वो टेम्परेचर है। तो क्या होगा? इस टेम्परेचर, ये मान लो कितना हो गया? मान लो 1500 है। अब 1500 में ये कितना? 1000 ही, तो यानी कि जो अब डिफरेंस 1000 आएगा। समझ रहे हो? इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? मान लो हमने जो है टी हमने ले लिया 1500, ठीक है, टी हमने ले लिया 1500 और टीसी हमने ले लिया, वो तो 1000 है आयरन के लिए, ठीक है। तो जो हमारा अब डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा भैया? वो हमारा आएगा 500। डिफरेंस हमारा जितना ज्यादा बढ़ता गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती गई, ठीक है। डिफरेंस हमारा बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा टी है। ये हमारा क्या है? टीडी भी बोल सकते हो, डायामैग्नेटिक। हमने कहा कि और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब क्यूरी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जब तुम भाई और टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे, ठीक है, तो वो टेम्परेचर टी कहलाता है। और जब उस टेम्परेचर में से टीसी माइनस करोगे, डिफरेंस जितना ज्यादा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इस टेम्परेचर को देने के बाद मटेरियल डायामैग्नेटिक में भी बदल जाते हैं कभी कभी, और गंदी प्रॉपर्टीज हो करते हैं, ठीक है। आफ्टर गिविंग टी, ठीक है, हाँ क्या आप लिख सकते हैं? इसको यहां लिखते हैं, इसको हटा दें क्या? पक्का? ठीक है, हाँ, जुम 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 जुम, ये भी हटा दें। हाँ, सब हटा दो, यहाँ लिख दें, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ऑन further increasing the temperature, on further increasing the temperature, ठीक है, more than Curie temperature, Curie temperature से भी ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं। on further increasing the temperature, ठीक है, यहां लिख दी, इसको मिटा के पक्का। on further increasing the temperature हटा दे, इसे समझ तो आ गया है, क्यूरी टेम्परेचर है। अच्छा चलो रहने दो। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर देन क्यूरी टेम्परेचर, मोर देन
क्यूरी टेम्परेचर, मोर देन क्यूरीज टेम्परेचर, तब क्या होगा, मोर देन क्यूरीज टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। मटेरियल क्या बन जाता है, मटेरियल बिकम्स फेरोमैग्नेटिक, बिकम्स डायामैग्नेटिक। जो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानियां डिस्कस हमने कर ली, टी और टी सी। ठीक है, सी क्या भैया, सी हमारा है क्यूरीज कांस्टेंट। क्या है भाई, सी हमारा है क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, और टीसी हमारा क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, और टी क्या होगा भैया, टी तो पता ही है कि टीसी से भी बड़ा। टीसी हमारा क्या होगा, टीसी हमारा हो जाएगा क्यूरीज टेम्परेचर, समझ जाओगे, टेम्परेचर। ठीक है, और टी हमारा क्या है, टी हमारा है, टी हमारा है टीसी से भी बड़ा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम फिर से लिख लेते हैं, यहां पर जीटा इज इक्वल टू साफ साफ सी अपॉन टी माइनस टीसी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीजों को देख लिया। अब इसे नोट करो भाई, मैं हटाऊं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। आ जाओ भाई, पॉज करके नोट कर लो, सामने आ जाऊंगा मैं न्यूज खोपड़ी लेके, तुम लोग नहीं लिख पाओगे। आ रहा हूं भाई मैं, नोट कर लो, आ रहा हूं, नोट कर लिए। तो यहां पर हमने सारी कहानी देखी कि क्या क्या आखिर बनता है। अब इसके बाद हम एक नया लेक्चर लाएंगे, समझना है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाते गए कहानियां बनती है। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा, समझा देगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए, पहले डाइपोल्स अलाइन थे सेम डायरेक्शन में, टेम्परेचर बढ़ाते गए, डाइपोल्स का अलाइनमेंट बिगड़ा, सभी इधर उधर भागने लगे, तो हमारा मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक से पैरा में कन्वर्ट हुआ मटेरियल। फिर हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो पैरा से डाया में बदल गया, और जिस टेम्परेचर पर हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम हिस्ट्रेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्ट्रेसिस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्दी लाएंगे। ठीक 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 ठीक।